हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर ऑल चैप्टर्स। आज इस वीडियो में आंसर्स भी साथ में है भाई, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, आपको जो है क्लास 10 के बाकी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, वीडियो में देखने वाले हो, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको इस वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना CCL चैप्टर लिख के आपको वेबसाइट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हो आप, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है भाई, मैं थक गया यार। पता मेरे साथ क्या सीन हुआ, पहले सीन सुन लो भाई। मतलब तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वापिस से। एक्चुअली में पंगा क्या हुआ, मैंने वीडियो बना दी जैसे अभी बना रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो बना दी। और बनाने के टाइम पे मतलब मैंने बटन दबा दिया कि भाई हो जा चालू रिकॉर्डिंग। 1 घंटे से भी ज़्यादा मैं वीडियो बनाता रहा और फाइनली मुझे पता लगा आपकी वीडियो नहीं बनी यार। पेपर भी था और अभी फिर वापस बनाने लग रहा हूँ भाई। लाइक कर देना मेहनत के लिए बिल्कुल से। चलो, अब सब्सक्राइब नहीं कर रखा तुम में से बहुत सारे। मैं आखिर में बोलता हूँ वीडियो के लास्ट में जाके। मैंने कभी बोला है सब्सक्राइब के लिए? नहीं बोला ना। फिर भी तुम करते ही नहीं हो यार, पता नहीं क्या सीन है। कर दिया करो यार, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो यार। मुझे भी मजा सा आ जाता है सब्सक्राइब देख के कि हाँ कम से कम सब्सक्राइबर ही बढ़ रहे हैं। व्यूज तो तुमको पता है मेरे को एक ही देना है। शेयर तो तुम करते नहीं हो, शेयर कर दोगे तो और मेहरबानी हो जाएगी। चलो, वीडियो बहुत मस्त होने वाली है। सभी चैप्टर के आंसर, सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। आंसर्स मैं आपको राउंड आइडिया दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके भी पढ़ सकते हो या फिर जो है आप वेबसाइट से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको राउंड आइडिया दूंगा कि कैसे आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहला चैप्टर, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, क्लास 10 हिस्ट्री, चैप्टर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग जो इस सिविलाइजेशन का जो है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग कैसा है। जहाँ पे ये देख रहे हो ना ब्रैकेट में HPSC 2022 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये यूटी या सैंपल पेपर या कहीं आए हुए हैं थोड़े बहुत, तो उन्हीं पे मिलेगा ये, ठीक है ना। ऐसे नहीं मैंने कुछ भी उठा के रख रखा। तो ये आप में से किसी भाई ने प्रोवाइड कराए थे मेरे को ये डाटा। तो मतलब ऐसे रैंडमली कोई किसी ने एक क्वेश्चन बता दिया कि सर ये पेपर में आया, यूटी में आया मेरे, ऐसे कर करके मैंने इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो है जो नहीं बताए फिर भी बताने तो पड़ेंगे भाई मेरे को। तो मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे इस हिसाब से कराए हैं ताकि आपको जो है पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन ना मिले। और एक सिंपल तरीका बता सकता हूँ आपको, अगर आपको कोई माथाफोड़ी नहीं करनी। आपकी बुक के, ये जो बुक है भारत एंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड, हाँ भारत एंड द वर्ल्ड, तो इस बुक के जो है ना आपको सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लेने हैं, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लिटरली सिर्फ को टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लो, लेकिन बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, फिर तुमको चीटिंग नहीं चलेगी फिर उसमें। तो वो आपकी मर्जी है, या फिर ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबली एक चैप्टर से 7, 8 या 5 क्वेश्चन ऐसे कुछ दूंगा जिनको आपको प्रिपेयर करना रहेगा। चलो अब देखो, तुम यहाँ पे टाउन प्लानिंग बता दो। यहाँ पे 2 फीचर बताने हैं टाउन प्लानिंग के, यानी कि 2 पॉइंट। अब ये जो क्वेश्चन आएगा सिंपल आएगा तो 5 नंबर में आएगा। जैसे 2 पॉइंट पूछे यहाँ पे तो 2 नंबर में आएगा। यहाँ पे पॉइंट बना के ही आंसर लिखना है, कहीं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी चिपका के आ जाओ तुम, पॉइंट बना के। और यहाँ पे उसके बाद पूछा डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। अब आप बोलो भाई बिल्डिंग और टाउन प्लानिंग तो अलग अलग होता है, लेकिन टाउन प्लानिंग टाउन के अंदर ही तो बिल्डिंग होती है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के आंसर के अंदर ही बिल्डिंग्स की बात हो रखी है और वही आंसर वही पॉइंट हमारा रहेगा। अर्बन प्लानिंग ये इसमें आया सैंपल पेपर में, मेन फीचर बता दो अर्बन प्लानिंग के, क्योंकि तुम रट के आए टाउन प्लानिंग, ये लोग पूछेंगे अर्बन प्लानिंग। बात एक ही है, शहर कैसे बसा हुआ है, ठीक है। चलो समझो तुम एक एक चीज। इसको, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा दूंगा तुमको। कुछ क्वेश्चन है जो मतलब ठीक ठाक आएंगे, जिनके ज्यादा चांसेज है, सिर्फ उसको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा तुम्हारा, बाकी तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने सारे चैप्टर क्लियर करवा रखे हैं, सभी चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। और सारे चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी चैप्टर वाइज अलग अलग से दे रखे हैं, MCQs भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस यही मोटिव है कि आपको जो है इजीली एक जगह मिल जाए सारे क्वेश्चन और ज्यादा पढ़ना ना पड़े, बस उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलो देखो अब तुम, देयर आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। यहाँ पे फॉलोइंग फीचर है। पहले आपको बताना है टाउन के बारे में कि टाउन प्लानिंग ऑफ सिविलाइजेशन, 2 माउंट्स आर ऑफन फाउंड इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। 2 माउंट बने हुए, 2 टीले बने हुए हैं, जो कि एक ईस्ट डायरेक्शन में और एक वेस्ट डायरेक्शन में। द रेजिडेंशियल एरिया वॉज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट माउंट एंड द फोर्ट वॉज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट माउंट। जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वो ईस्ट माउंट में है, और जहाँ पे फोर्ट बने हुए किले वगैरह बने हुए वो वेस्ट माउंट में है। कॉमन पीपल, मर्चेंट, क्राफ्टमैन, आर्टिशियंस एंड वर्कर्स
लिव्ड इन द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द टाउन। तो जो लोकल लोग हैं, जो भी आम जनता कह सकते हो, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? रेजिडेंशियल एरिया में, यानी ईस्ट माउंट में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक बिल्डिंग एंड ग्रेनरीज वर लोकेटेड इनसाइड द फोर्ट। ये सारी सारी फोर्ट के अंदर मिलेंगे हमको। द मेन रोड, अब हम बात करेंगे रोड्स की। अगर रोड्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर नहीं मिलेगा तुमको। रोड्स के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। द मेन रोड्स डिवाइडेड द टाउन इनटू 5 और 6 ब्लॉक, 5 और 6 ब्लॉक्स में बांटता है। द मेन रोड्स इन मोहनजोदारो वर 9.15 मीटर वाइड एंड स्ट्रीट्स वर 3 मीटर वाइड ऑन एवरेज। ये जो सड़कें हैं 9.15 मीटर वाइड है, और जो गलियां हैं वो 3 मीटर की चौड़ी होती हैं। द रोड्स वर अनपेव्ड, सारे सारे रोड जो है अनपेव्ड है, यानी कच्चे रोड है। जैसे गोर कहते हैं, जिनको हम गोरी कहते हैं ना हरियाणा में, तो वैसे ही जो है ये अनपेव्ड रोड है। स्पेशल अटेंशन वर पेड टू क्लीनिनेस, लेकिन साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारा, वो है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। देखो पॉइंट इसी हिसाब से, टाउन प्लानिंग में क्या क्या होता है, शहर कैसे बना हुआ है, गलियां कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं, घर कहाँ बन रहे हैं, वही सारी चीजें तो होती है, वही सारी चीजें हमको बतानी है। द ड्रेन ऑफ द हाउस लेड टू द बिग ड्रेन ऑन द साइड ऑफ द रोड। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के आप सामने से जो गली में नाली जा रही है, नाली कहाँ जा रही है? नाले में। नाला जो है बाहर जा रहा है, वैसा ही सिस्टम इनका भी है, सेम टू सेम टेप डालना है तुमको। यानी कि ड्रेन ऑफ द हाउस इज लेड टू द बिग ड्रेन ऑफ द साइड ऑफ द रोड, देन द वाटर वॉज ड्रेन आउट ऑफ द टाउन थ्रू दीज ड्रेन्स। ड्रेन्स वर मेड ऑफ पेव्ड ब्रिक्स, ये पक्की ईंटों के बना रखे थे नाले इन्होंने। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो मैं बोल रहा था ना बिल्डिंग वाली बात, तो वो ये है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैड 3 और 4 रूम्स, किचन, बाथरूम एंड अ कोर्ट यार्ड इन द मिडल ऑफ बिल्डिंग। तो घर में जो है 4 कमरे होते थे, एक किचन होता था, एक बाथरूम और एक बीच में आंगन भी होता था। द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल ऑल्सो हैड वेल्स एंड टॉयलेट्स। जो अमीर लोग थे उनके घरों में कुएं और टॉयलेट वगैरह भी होते थे, उनके घरों में ज़्यादा सुविधाएं होती थी, बस और क्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। यानी कि जो सभ्यता थी हमारी, ये इसकी बर्बादी होने के पीछे क्या कारण, पतन हो गई, बर्बाद हो गई, क्या रीजन्स थे वो बताने हमको। तो देखो हमें 5 रीजन बताने, 5 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 रीजन बताने। 3 नंबर में पूछ ले तो 3 पॉइंट बता देना कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन। ये ऊपर वाला तो फॉलोइंग फॉलोइंग करके लिख रखा है, बस कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, तो यहाँ पे मतलब कि मैनेजमेंट जो है खराब हो गया, साफ सफाई, पब्लिक ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से सभ्यता बर्बाद हो गई। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज यानी कि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, पानी के लाले पड़ गए, लोग मर गए भाई, और क्या होना था। फ्लड, पानी कुछ ज़्यादा ही आ गया, बह गए सारे लोग। डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, जो विदेशों के साथ ट्रेड क्या करते थे ये लोग, वो ट्रेड बंद हो गए, और जिसकी वजह से भूखमरी आ गई और लोग मर गए भूखे। एपिडेमिक, ये एक आती है महामारी, जैसे कोरोना आ गई थी अब, वैसी ही है। अब ये मेरे को थोड़ा, बाकी तो सारे फद्दू से पॉइंट लगते हैं, यही सॉलिड पॉइंट लगता है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो अपने पर्सपेक्टिव से, किताब वालों ने तो सारे दे रखे थे ये, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे यही बढ़िया लगा। देखो 42 ह्यूमन स्केलेटन्स को जब स्कैन किया गया, चेकआउट किया गया, उनमें से 41 पीपल की डेथ जो है मलेरिया नाम की एक बीमारी से हुई थी, जो कि मच्छर के काटने से होती है। अब 42 में से 41 ऐसे मरे हैं, जैसे कोरोना आ गई बहुत सारे लोग मरे। अब उतना बुरा हाल होगा जब मलेरिया जैसी बीमारी से, क्योंकि इलाज तो थे नहीं, दवाइयाँ थी नहीं, मेडिसिन सुविधाएं थी नहीं। तो अगर आज के टाइम पे भी कोरोना आया जैसे, तो सुविधाएं नहीं होती ना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, तो बहुत सारे लोग मर जाते, मतलब बहुत सारे, क्योंकि पता ही नहीं होता भाई कर रहे क्या अब इसका। तो वही काम हुआ होगा, और जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा रीजन लगता है, बाकी तो सारे हमें रीजन लगे, बाकी यहाँ आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो तुम, डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। आपको 2 लाइफ बतानी है, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ के अंदर हमको धर्म बताना, तो कौन सा भगवान, किसकी पूजा, क्या, वो चीज़ बतानी है। सोशल लाइफ के अंदर वो लोग क्या खाते पीते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या खेती करते थे, क्या पहनते थे, है ना, टाइम पास कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो वही चीज़ें बतानी है बस। देखो तुम, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि जो है शहर को जो है मैंने क्लासेज में डिवाइड कर रखा था, और ट्रेडर, सोल्जर, लोकल लोग कह सकते हो, रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे लोग, जो है ये अलग अलग प्रकार के काम करते थे, ज्वेलर था, कोई वीवर था, अलग अलग प्रकार के लोग, बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट, ये फल सब्जियां उगाते थे, जानवर पालते थे, पत्थर, स्टोन, आइवरी, ऐसे आभूषण पहनते थे, चेस और जो है डांस, ऐसे गेम्स के थ्रू टाइम पास करते थे अपना, है ना। तो हंटिंग भी ये लोग करते थे, बच्चों के लिए खिलौने, क्लैक्स, विशल्स, कार्ड्स वगैरह भी
एंटरटेनमेंट होता था उनसे। तो यही सारी चीज़ें बतानी है हमको बस, ठीक है। अपने हिसाब से आगे पीछे पॉइंट कर सकते हो, कोई नो मैटर, बिग डील नहीं है। नेक्स्ट को जो पॉइंट देखो आप, वो है रिलीजियस लाइफ। इसमें हम धर्म की बात करेंगे। ये लाइन, ये वर्ड ध्यान रखना बस तुम। जो लोग थे उस टाइम में वहाँ इस सिविलाइजेशन में, वो मदर गोडेस की पूजा करते थे, मातृशक्ति, यानी धरती हमारी माता है और हम इसकी संतान है, वही माता, उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मदर गोडेस की हम पूजा करते थे। या फिर कह लो तुम, देखो उनके हिसाब से जो मदर गोडेस थी वो धरती थी, और जो भी अराउंड की जो नेचर थी उसी की वो पूजा करा करते थे। सिर्फ ये सिविलाइजेशन अकेली ऐसी नहीं थी, बाकी जितनी सिविलाइजेशन देखो तुम, सबका सेम हाल था। सब लोग जो है अपने आसपास की जो पेड़ पौधे सब चीज़ों की वो पूजा किया करते थे। यही सा हाल इनका भी था। इन लोगों के यहाँ से हमें पशुपति शिव की मूर्ति मिली है इस सभ्यता में। उसमें जो है एक सील भी मिली है हमें यहाँ पे साथ में मोहनजोदारो से, जिसके ऊपर 3 हेडेड मैन, 3 सिर वाला आदमी दिखा रखा है, सींग है, योगा के पोस्टर में सिंहासन पे बैठा हुआ है, हाथी वगैरह छपे हुए हैं साइड में, वो सारी चीजें, जिसको हम पशुपति शिव की फिगर कहते हैं कि पशुपति शिव है ये। उसके अलावा यहाँ के लोग जो है वन हॉर्न्ड एनिमल, बुल, स्नेक, पीपल, ऐसे पेड़ पौधों की, जानवरों की पूजा ये लोग किया करते थे। उसके बाद में एक और मस्त चीज, ये रिलीजियस लाइफ के अंदर सिर्फ हमारे पूजा पाठ वाला नहीं होता, हम मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है वो भी बताना होता है, ठीक है। जैसे कि मौसलम थे, जो इनके कब्रिस्तान थे वो शहर से बाहर होते थे, और जनरली लोगों को जो है डायरेक्शन, जो उनका जो है हेड, जो है हेड ऑफ डेड बॉडी जो है नॉर्थ में रखते थे, और फीट जो है साउथ में रखा करते थे। उनके साथ में पोटरी, ज्वेलरी, टूल वगैरह भी दफनाए जाते थे। देखो ये सिर रखने वाला जो है ना, सिंपल अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ तुमको कैसे याद रहेगा। हम एक इंसान छापते हैं, टुक 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 टुक, बन गया इंसान, ठीक है। मार दो इसको, कबर में पैक कर दिया, हो गया पैक। हाँ, ये इधर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, इधर कौन सी है, साउथ। बस ऐसे ही दफनाते थे जैसे तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। नॉर्थ पे सर रखते थे, साउथ में पैर रखते थे, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे याद रख लेना तुम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आओ तुम। वट वॉज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है ये लोग जो है आर्थिक काम धंधा क्या करते थे, पैसे कैसे कमाते थे, जीवन यापन कैसे होता था, वो सारी चीजें बतानी है। तो ये लोग खेती करते थे, वीट, बार्ले, राइस, मूंग, लैंटिस, फलाना दिमक्के की फसलें उगाते थे, जानवर पालते थे, है ना, बुल, काऊ, बुफेलो, सीप, गोट, डॉग, डोंकी, पता नहीं इतने सारे जानवर पाल रखे थे। दूध, मीट, स्किन, इन चीज़ों के लिए इनको पाला जाता था। उसके अलावा ये लोग ज्वेलरी बनाते थे, टूल्स, इम्प्लीमेंट, बहुत सारी चीज़ें और भी बनाते थे, और उनका ट्रेड करते थे। और ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनाते थे, प्रीशियस स्टोन के, कौन सेल से, ऑस्ट्रिया, आइवरी, अलग अलग प्रकार के मटेरियल से आभूषण, ज्वेलरीज वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते थे। तो यही सारी चीज़ें थी, इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन आउट करनी है। देखो आराम से पढ़ना हो तो भाई वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ। अगर चैप्टर पढ़ा होगा तुमको सारा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कैसे आपको बताना रहेगा उसको। चलो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, जब लिखने का मन ना करे तो ऐसे क्वेश्चन को उठा लेना। लिस्ट द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। ट्रेडिंग सेंटर के नाम बताने हैं। यहाँ पे पूछ रखा है एक और क्वेश्चन, ये पेपर में आया था, राइट द नेम ऑफ द 2 मेजर सिटीज ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे 2 शहरों के नाम बताने हैं। देखो कितने सारे बता रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो याद कर लो यार, 2-4 नाम वैसे भी याद हो गए होंगे तुमको तो। और इसमें से मैप भी आएगा, ध्यान रखना। मैप वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना वो वाली वीडियो, उससे आपका मैप क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी और आपका जो हिस्ट्री है, दोनों के मैप एक ही वीडियो में करा रखे, इंपॉर्टेंट मैप है सारे, तो देख लेना वो वीडियो भी, अगर नहीं देखी है तो। अगर देख रखे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेम एनी 2 साइट्स ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन फाउंड इन हरियाणा। हरियाणा की 2 साइट बता दो, मिताथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बहुत सारी थी वैसे, 3-4-5 थी आई थिंक सो। दो आपको जो सी 2 याद आए बता देना, ठीक है। मतलब 2 नंबर में आ सकता है ये, बस 2 नाम बताओ, 2 नंबर मिल जाएंगे। 4 भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, 4 भी पूछ सकते हैं कभी कभी, कई बार 4 या 3 भी पूछ लेंगे, 3 साइट बता दो, तो एक आध एक्स्ट्रा याद कर सकते हो आप। नेम 1 पोर्ट ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। तो हमको जो है एक पोर्ट का नाम बताना है, कोई सा बता दो भाई, लोथल, ठीक है। और अब हमसे पूछा है क्वेश्चन, ये सारे जो HBSC लिखा हुआ है ना, ये यूटी वगैरह में या इधर उधर कहीं से आए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने बता रखे हैं, तो वही है ये क्वेश्चंस, ठीक है। कहीं सोचो भाई ये क्या, कहाँ से आ गया, पेपर तो हुआ ही नहीं है, तुम क्या फुद्दू बना रहे हो हमारा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है ये। तो ये जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है ना, इनका ध्यान रखना, ये MCQ में आएंगे। ये ऐसे जैसे क्वेश्चन दिख रहा है ना, ऐसा नहीं आएगा, MCQ टाइप में आएंगे ये। लेकिन MCQ में मैंने ऐड नहीं करे यहाँ पे, ये अलग से हाईलाइट करे हैं, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी MCQs पढ़ लेना, मैंने वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखे हैं, वीडियोस भी बना रखे हैं पूरी बुक की, एक एक चैप्टर की वीडियो। तो क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं होंगे भाई, बहुत बड़े टॉपिक्स है। अब इंपॉर्टेंट वाली वीडियो ही देख लेना तुम, देखेंगे लास्ट तक, कौन देखता है पता लग जाएगा। तो बीच में सवाल पूछूंगा मैं, फिर जवाब नहीं मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा भाई कोई नहीं देख रहा लास्ट तक, फिर मैं 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके लॉन्च करूंगा। बाकी आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी थी तो मैं पूरी वीडियो इस
चैप्टर, इस बुक की तो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। गुजरात, ठीक है, इसका आंसर गुजरात हमारा। कालीबंगा इज इन विच स्टेट, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो अरे कालीबंगा मैं हरियाणा में बोल रहा था, सॉरी यार, मैं उस क्वेश्चन में बता रहा था ना, वो दो जो है साइट्स थी, तो एक आध और देख लेना आप, मैंने नोट्स वगैरह में या कहीं अवेलेबल करा रखे हैं क्वेश्चन वगैरह में, तो देख लेना। ये राजस्थान में फिलहाल। When did the सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन डिक्लाइन, कब हुई थी, 1300 बीसी में, 1300 बीसी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के आंसर से ही मिल जाएगा तुमको। रोड्स के बारे में बताना है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में, तो रोड्स 9.15 मीटर वाइड थे और 3 मीटर जो है गलियां उनकी चौड़ी थी। वो स्ट्रेट वाला पॉइंट था ना हमारा रोड्स वाला, उसी के अंदर है ये पॉइंट भी, वहीं से मिल जाएगा। और उसमें से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं वो कहीं भी, तो ध्यान रखना पहले क्वेश्चन का। वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, ये सभ्यता ने संसार को क्या दे दिया। इस सभ्यता ने हमको दो चीजें दी, पहला टाउन प्लानिंग, टाउन कैसे बनाए जाते हैं, और दूसरा था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ वाटर, यानी पानी को कैसे बाहर निकाला जाता है। ये दो चीजें इन्होंने बहुत खतरनाक लेवल पे हमको बताई, और जिसको आज तक हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। बहुत खतरनाक दिन थी इनकी, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है इनका। चलो इसको पढ़ सकते हो आप आराम से शांति से। नेक्स्ट चैप्टर देखो तुम, मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। एशियंट वर्ल्ड में जो है हमारी मेजर सिविलाइजेशन, इसमें तो भाई चैप्टर ने मचा रखा था गदर, इसमें इतने सारे सिविलाइजेशन, भाई मैं खुद डर गया था पढ़ाते पढ़ाते वीडियो खत्म होगी कब। लेकिन भाई ठीक है, हमने करा दिया, चैप्टर समझा दिया, अच्छे से समझ में भी आ गया आपको। अब यहाँ पे जो है आपको खास ध्यान रखना है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पे और इजिप्ट वाली पे, जिनको सिर्फ टेक्सचुअल्स करने हैं या इधर उधर से पढ़ना, एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाह रहे हो कि भाई तुम्हारे क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहेंगे हम, तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया थोड़ा अच्छे से कर लेना, बाकियों को आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो देखो, गिफ्ट क्या है इजिप्ट के संसार को, इजिप्ट वाले लोगों ने क्या क्या दिया है। तो इजिप्ट ने 365 दिन का कैलेंडर दिया, एक साल बताया था उन्होंने, आ ईयर ऑफ 365 डेज की, एक साल जो है 365 दिन का होता है। कैलेंडर भी बना के दिया, सन क्लॉक, वाटर क्लॉक ये दी हमको। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने तो केमिकल भी तैयार कर रखा था जिसकी कोटिंग करके डेड बॉडी को सेंचुरीज तक प्रिजर्व करके रख सकते थे। अब ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो केमिकल वाला था, ये आज तक हमें पता नहीं लगा भाई कौन सा केमिकल उठा के चिपका दिया था मनुष्यों को इन्होंने, लेकिन बच गई उनकी डेड बॉडीज। तो टेक्निक खतरनाक थी जिसका हमें आज हमारी मेडिकल साइंस आज भी पता नहीं लगा पा रही है। द नेम्स ऑफ 600 मेडिसिन, 600 मेडिसिन के नाम जो है इजिप्शियन लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और इन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म दिया। मोनोथिज्म होता है एक भगवान की पूजा, इनके अनुसार भगवान एक ही है और उसी की पूजा करो, तो ये ऐसा प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। वट इज द मीनिंग ऑफ मैसोपोटामिया, मैसोपोटामिया का क्या मतलब है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैसो और पोटम। आइए हटा देना, बस समझ जाओ, बस मैसो प्लस पोटम कर देना, मैसो और पोटम। मैसो का मतलब होता है मिडल और पोटम का मतलब होता है नदी। पहले की भाषा में कहते थे इनको मैसोपोटम, यानी कि 2 नदियों के बीच का हिस्सा, इज द पार्ट बिटवीन 2 रिवर्स, बस उसी को हम मैसोपोटामिया कहने लग गए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बयूल एंड अगोरा के मीनिंग हमको बताना है कि बयूल क्या है, अगोरा क्या है। तो द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ अपर क्लास नेम्ड बयूल, जो अपर क्लास के लोग थे, अमीर लोग थे ना, उनकी एक काउंसिल हुआ करती थी जिसको बयूल कहते थे, और जो लोकल लोगों की मीटिंग होती थी उसको हम अगोरा कहते थे। आसान है। वाई इज रोम कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम को 7 पहाड़ियों का देश क्यों कहते हैं वो बताना है। शहर क्यों कहते हैं, देश बोल रहा हूँ, शहर क्यों कहते हैं। Rome was a small village situated on the 7 hills on the bank of Tiber river in central Italy. सेंट्रल इटली में टाइबर नदी के किनारे पर 7 पहाड़ियां बसी हुई है और उन्हीं के ऊपर ये गांव है। देखो शहर नहीं है, ये स्मॉल विलेज है, सिचुएटेड है। हैंस इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल्स। और उसके बाद में रोमन एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था ना, तो इसीलिए फिर ये फेमस हो गया सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो हमको एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के सारे एस्पेक्ट बताने हैं कि जैसे हमने पिछली हमारी सरस्वती वाली के पढ़े ना अलग अलग क्वेश्चंस में, यहाँ पे सारे इकट्ठे पूछ सकते हैं आपसे, इसमें ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। बड़े क्वेश्चन बड़ा आंसर रहेगा। अब आपको देखो कैसे बताना है, पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजपाट वाला सिस्टम, ये सिस्टम जो है ना सबका कॉमन है, ध्यान रखना तुम, ये इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट सभी जो सिविलाइजेशन है सबका सेम सा ही लिखना है। देखो क्या क्या लिखना रहता है, द रूलर वर ऑटोक्रेटिक एंड हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। सभी जो है सिविलाइजेशन में रूलर ऑटोक्रेटिक होते थे और कंट्रोल जो है उनका, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, एक आध तो निकल जाता है इधर उधर से, बट मेजोरिटी में यही है।
और उनका पूरे एम्पायर पे कंट्रोल रहता था। बट देयर वाज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये सिर्फ इसी में था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था शुरुआती स्टेज में, बट बाद में जो है वो मोनार्ची राजपाट वाला सिस्टम बन गया था। अब ये जो है डिवाइन प्रिंसिपल के बेस पे रूल कर रहे थे। द रूलर वाज द सुप्रीम कमांडर। ये जो है ना ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट सभी में कॉमन रहता है, सभी सिविलाइजेशन में सेम हाल होता है। जो राजा होता है वो सुप्रीम कमांडर भी होता है, बड़ा जज भी होता है और सबसे बड़ा अधिकारी भी वही होता है। और सभी जो रियासतें हैं, सभी जो सिविलाइजेशंस है वो डिवाइड कर देते हैं अपने एम्पायर को मैनी प्रोविंस। प्रोविंस होते हैं प्रांत, जैसे हमने इंडिया को क्या कहते हैं, कहने को तो इंडिया है लेकिन उसके अंदर स्टेट है ना बहुत सारे, तो वैसे ही उस समय प्रोविंस हुआ करते थे, उनको प्रोविंस कहते थे। जैसे आज हम स्टेट कहते हैं वैसे प्रोविंस कहते थे उस टाइम पे। तो ऐसे प्रोविंस में बना देते थे ताकि उनको काबू करने में, गवर्न करने में आसानी पड़ जाए। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वॉज चूजन बाय हिम। अब गवर्नर, क्योंकि राजपाट वाला सिस्टम था, ऐसे जनता नहीं चुनेगी तो कौन चुनेगा, राजा चुनेगा। इस समय राजा चुना करता था। द गवर्नर यूज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड फ्रॉम हिज प्रोविंस मेंटेन पीस एंड सपोर्ट इन द रूलर इन द वार। तो ये सारे काम इसके होते थे, टैक्स इकट्ठा करना, शांति बनाए रखना, लड़ाई में राजा की मदद करना। मेजोरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन में सेम हाल था, बिल्कुल से ऑलमोस्ट सेम सा ही लिखना है। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है सब में सेम सा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो कि प्रोविंस को किसी जगह पे नोम कहते थे, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसमें नोमार्च कहा जाता था इसको, है ना, नोम नोमार्च ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो वैसे अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे गवर्नर कहते हैं उसको, कुछ और कहते थे अधिकारी को, बट ये कंसेप्ट सेम था दोनों का। सोशल लाइफ, अब सोशल लाइफ के अंदर आपको बताना है कि समाज कैसे बटा हुआ था। जैसे आजकल का है ना मेसोपोटामिया, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। 3 क्लास हुआ करती थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर वाली बड़े अधिकारी जिसमें किंग ऑफिशियल प्राइस्ट होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स और मर्चेंट जो थे मिडिल क्लास में आते थे, और जो बाकी बच गए गुलाम और किसान लोग, आम जनता, वो आती थी पुअर पीपल में या लोअर क्लास में। और इनके मॉडल्स बहुत हाई हुआ करते थे। रिलीजियस लाइफ के अंदर आपको बताना होता है भगवानों के बारे में, कौन से भगवान क्या पूजा करते थे। तो यहाँ के लोग जो है पॉलीथेइस्ट थे, यानी कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे। हर शहर का अपना ही खुद का भगवान हुआ करता था। ये जो वर्ड है ना, ध्यान रखना, ये सभ्य सा शब्द लगता है तुमको। डीटीज, डीटीज होते हैं देवी देवता। तो ईच सिटी हैज देयर ओन डीटीज, सभी शहरों के अपने अपने भगवान देवी देवता हुआ करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड द फील्ड, रिवर, माउंटेन, वो हर चीज की पूजा किया करते थे। देयर मेन डीटीज वर अनु, उनका जो मेन भगवान था वो गॉड ऑफ स्काई, की, अर्थ, सी, मून, ये अलग अलग जो है भगवान इन्होंने बना रखे थे। और भगवानों को खुश करने के लिए सैक्रिफाइस भी किया जाता था। इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के अंदर आपको बताना है कि वो लोग काम धंधा क्या करते थे। तो ये लोग जो खेती करते, वीट, बार्ले, ओलिव, कॉटन, ग्रेप्स वगैरह कल्टीवेट किया जाता था। इंडस्ट्री और ट्रेड भी इस समय यहाँ पे होते थे, यूनियंस बने हुए थे इंडस्ट्री ट्रेड के लिए। एक्सचेंज जो होता था वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की मदद से किया जाता था। केमल एंड गोट्स जो है, इनमें जो इनके जो एनिमल्स थे ट्रेडिंग में, वो ज़्यादा फेमस थे उस समय। थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट है हमारे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेजोरिटी जो टॉपिक्स है ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो हमारे कवर अप हो जाते हैं। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये, अगर सिंपल पूछ लिया 5 नंबर के आसपास आएगा, छोटा नहीं आएगा। देखो इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें इतने सारे पॉइंट मैंने दे रखे, कोई से 5 पॉइंट लिख देना जो आपको अच्छे लगे, लेकिन फराव पहले लिखना है आपको, बाकियों को लिखते रहना जैसे तुमको लिखना है। तो फराव, फराव जिसको हम राजा कहते थे, फराव हैड अनलिमिटेड राइट। राजा के अधिकार वैसे ही थे जैसे पिछले वाले में थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, अनलिमिटेड राइट थे। ऑटोक्रेटिक रूलर था, पावर सारी उसके हाथों में होती थी। और फराव वाज कंसिस्टेड आ डीटी, डीटी होता था वो, यानी उसको भगवान के तौर पे भगवान माना जाता था फराव को उस टाइम पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। वजीर, वजीर जो है मतलब ऐसे होता था जैसे राजा, राजा का जो नीचे का मंत्री है उसको वजीर कहते थे। तो फराव के बाद में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो थी वजीर की। और ये जो है मदद करता था फराव की राजपाट चलाने में। बस इसका काम था टैक्स इकट्ठा करना और देखना राजा ने कितना उड़ा दिया और कितना कमा लिया। कमाता तो राजा फिर भी नहीं था, जनता से ही लूटना होता था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखो तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पहले के टाइम पे इजिप्शियन फराव कोई सेना नहीं रखते थे, बाद में पड़ोसियों ने तंग करा और उन्होंने अपनी सेना 20th सेंचुरी के बाद में रखनी शुरू कर दी थी। पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के भरोसे थे, बाद में फ्यूडल लॉर्ड हरामी निकले और धोखा देने लग गए राजा को, तो फिर इन्होंने अपनी खुद की आर्मी रखनी शुरू कर दी थी। काउंसिल, काउंसिल के अंदर आपको बताना है यहाँ पे एल्डरली जो बुजुर्ग लोग थे उनकी काउंसिल होती थी, जिसका काम था फराव को एडवाइस करना, सलाह देना। प्रोविंशियल रूल, अब प्रोविंशियल रूल के अंदर आपको बताना है जैसे वो प्रोविंस बने हुए थे ना वैसी ही चीज़ें है, सेम टू सेम वैसे पिछले वाले जैसा ही, कि एम्पायर को जो है बहुत सारी प्रोविंस में बना रखा था सहायता के लिए। और हर प्रोविंस को जो है नोम कहा जाता था, और जो मतलब जिसको जो हम प्रोविंस कह रहे थे उस टाइम पे उसको नोम कहते थे लोग। और जो वहाँ पे जो गवर्नर या जो अधिकारी बनता था उसको जो है यहाँ पे नोमार्च कहा जाता था। नोमार्च को राजा अपॉइंट करता था जैसे वहाँ होता था। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में देखो तुम,
ये जो है ये विलेज में या लोकल लोगों की जो है सरकार हुआ करती थी और इनका काम था बस शांति बनाए रखना, पुलिस का और जस्टिस का काम करते थे लोग, शांति बनाना, टैक्स इकट्ठा करना, यही काम थे इनके। जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो है फराव जो है मेन राजा होता था, मतलब जज होता था। जो केस था वो राइटिंग में चलता था, कागजों पे लिख के केस चलाया जाता था और 3 दिन के अंदर उसको जो है फैसला सुनाना होता था कि सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। सजा बहुत खतरनाक होती थी, जैसे डंडी से पीट डालो, बिल्कुल चमड़ी उधेड़ देंगे, देश निकाला दे दो, ऐसे ऐसे खतरनाक सजा इनको दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से हमारा, वो है व्हाई इज इजिप्ट कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। इजिप्ट को नाइल रिवर का गिफ्ट क्यों कहा जाता है? ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, कलर, ऑयल, पाउडर। देखो नाइल रिवर मेन रिवर थी उनकी, सारा ट्रेड उससे होता था, जैसे कि मसालों का, कलर का, ऑयल, पाउडर, चंदन का, इन सारी चीज़ों का ट्रेड जो है नाइल रिवर की मदद से होता था। और इसीलिए जो है पीपल सारा सामान जो ट्रेड करते थे इंडिया अरब से, वो भी नील रिवर की मदद से होता था। इसीलिए इजिप्ट को नील रिवर का गिफ्ट कहते हैं। अगर नील रिवर नहीं होती ना, ये गायब हो जाते, क्योंकि रेत में क्या ही कर लेते ये लोग। मेजर फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड, ये चैप्टर 3 है हमारा। तो इसके देखो, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े अजीब गरीब क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि भाई खतरनाक वाले क्वेश्चन, डिफिकल्ट मान सकते हो तुम में से बहुत सारे, क्योंकि नाम याद करने पड़ेंगे एज इट इज वाले। 4 पुरुषार्थों के नाम बताने वैदिक फिलोसफी से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 ही हैं, पांचवा मत सोच देना, कुछ और मत ढूंढ देना यहाँ पे, ठीक है। 4 ऐसे ही कैसे लिखने हैं। नेम 4 इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वैदिक फिलोसफी, 4 ही सोर्स है, चारों के बताने आपको। वेद, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, आरण्यक और उपनिषद। 5 महावर्तों के नाम बताने हैं जैन फिलोसफी में। अब यहाँ पे ये 5 देखो, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन ये 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में, दोनों तरीके से आ सकता है। तो आप बोलोगे भाई 2 नंबर में तो ठीक है हम लिख देंगे, 5 नंबर में कैसे लिखेंगे? 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, इंपॉर्टेंस में ऐड कर रखा है मैंने, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे फिलहाल तुम मोटिव समझो। 5 महावर्त है, 5 महावर्त जैन फिलोसफी के, 5 पॉइंट है, ये एज इट इज याद करनी। ये वाला ऐसे याद करना आपको, ये ब्रैकेट में आपको गाइड करने के लिए कि आपको याद, अगर ये वाला भी याद करें ना, उस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी खास तौर पे आपको। आप इसके ये जो है ना ब्रैकेट में जो दे रखा है, इससे पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। तो देखो, नॉन वायलेंस, अहिंसा कहते थे जिसको, नॉन वायलेंस। अमरीसा, ट्रूथ, सच बोलना है, यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं करने। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी पड़ोसी की या किसी का सामान उठा के नहीं भाग जाना। अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, किसी चीज को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, किसी से ज्यादा लगाव नहीं करना। ब्रह्मचर्य, कैलिबेसी, यानी कि अपने आप पे काबू पाना, हर चीज के ऊपर काबू पाना, अपनी इंद्रियों पे काबू पाना, वासनाओं पे, वो चीजें होती है ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम 4 इंपोर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन के 4 इंपोर्टेंट इवेंट बताने। रीयूनिकेशन, स्पीच, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, कंप्लीट निर्माण। सेम टू सेम लिखने हैं, फर्क नहीं कर सकते तुम इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एंड वेयर वाज द ग्रेट चाइनीज सोशल रिफॉर्मर कन्फ्यूशियस बोर्न। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था शानदांग रीजन में, चाइना में, 550 बीसी में। देखो सारा पढ़ने का, देखो मैं बता रहा हूँ, स्पीड में करा रहा हूँ आपको भी स्पीड में करना है। अगर चैप्टर पढ़ा है तो सारी चीजें समझ आएंगी, नहीं तो भाई तुमको लगेगा पता नहीं क्या क्या करा के भाग गए इतनी जल्दी जल्दी। तो वीडियो अगर समझ आ रही है तो भाई कमेंट में बता देना कि हाँ बढ़िया समझ आ रही है हमको, और लाइक कर देना, लाइक नहीं करी तो अभी तक। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल फिलोसफीज। अल्टीमेट गोल क्या है सभी फिलोसफीज का? तो अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड इज टू मेक ह्यूमन लाइफ स्पिरिचुअल एंड सुपीरियर। सभी की लाइफ को स्पिरिचुअल और सुपीरियर बनाना, मतलब बढ़िया बनाना है यार कुल मिला के। ऑल द फिलोसफीज स्ट्रेस द नीड फॉर वर्च्यू टू बिल्ड मैन कैरेक्टर। और सभी का काम है मैन के कैरेक्टर, इंसान के कैरेक्टर को बनाना। और अगर एक शब्द में कहे, एमसीक्यू पूछ ले कि भाई अल्टीमेट गोल क्या है फिलोसफीज का, तो आप एक शब्द में कहो सेल्वेशन। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है सेल्वेशन, मुक्ति। मुक्ति देनी तुमको, बस मुक्ति के लिए ये लोग काम करते थे, ठीक है। सेल्वेशन, ये वर्ड बिल्कुल सेम टू सेम याद कर लेना तुम। अब ये देखो, ये अभी सैंपल पेपर में भी दे रखा था, और मैंने जब चैप्टर कराया था ना तब भी बोला था भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। एमसीक्यू में था ये, तो मतलब एमसीक्यू में भी डाल रखा था वैसे मैंने ऑलरेडी। तो अगर नहीं देखे तो वो वाली वीडियोस तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे रिक्वायर्ड जो लिंक्स है ना मिल जाएंगे आपको। नेम एनी 4 फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। 4 फिलोसफियों के नाम बताने को, इतनी सारी पढ़ी हमने यार, कोई सी 4 बता दो। वैदिक फिलोसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जूडिज्म, है ना, और भी बहुत सारी थी, चाइना वालों की अलग थी, तो वो बहुत सारी है, तो आप बता सकते हो जो सी 4 तुमको याद आए। डिस्क्राइब द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ गौतम बुद्ध। 4 नोबल ट्रूथ बताने, ये 2022 के सैंपल पेपर में, अभी वाले पेपर में आ रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो 4 रीजन, मतलब नोबल ट्रूथ, 4 सच्चाई चीजें, असली चीजों ने बताई थी गौतम बुद्ध ने, वो बताना है। और मैं चैप्टर में बता रहा था पढ़ाते टाइम कि हाँ ये चीजें पूछी जा सकती है आपसे। पहला है सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है दुख।
जन्म मृत्यु, इकट्ठा होना, अलग होना, लाभ हानि, हर चीज दुख ही दुख है इस संसार में। फिर उसने पूछा दुख का कारण क्या है, तो द कोज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोरो इज तृष्णा और डिजायर, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। तो बचे कैसे, इच्छाओं को मारो गोली, है ना, वही करना बस। सेसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड बाय सेसेशन और क्रेविंग और बाय द कंट्रोल ऑफ डिजायर, अपनी इच्छाओं पे काबू पाओ और बस मोज लो। फिर क्या करना है तुमको, है ना, बस ये ऐसे ही कर सकते हो तुम। वेज टू रिमूव सफरिंग, सफरिंग को जो है, इसको को जो है तुमको दुख को हटाने का पूरा प्रॉपर वेज क्या है, तो तुमको जो है एक अष्टमार्ग, इन्होंने बोला था कि अष्टमार्ग को फॉलो करो और तुम्हारी जो तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएंगी। भाई प्रचार तो सबको करना है, तो इन्होंने भी कर लिया अपने अष्टमार्ग का प्रचार और लोगों को पसंद आ गया बहुत ज्यादा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर को डिटेल में हमको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन एक और बना सकते हैं, वेद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, डिटेल में बता दो भाई सारा कुछ। 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। अगर एक एक पूछ ले, डिफाइन ऋग्वेद, डिफाइन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक को पूछेंगे तो 2 नंबर का बनेगा, वैसे 5 का बनेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि 2 चौके 8 कर दिया भाई तुमने तो और 5 का ही बनवा रहे हो, भाई मैं क्या करूं, बनता है यार फिर। चलो देखो समझो क्या सीन है। वेद जो है ओल्डेस्ट ऑथेंटिक सैक्रेड एंड फिलोसफिकल लिटरेचर है वर्ल्ड, यानी कि बहुत पवित्र धार्मिक और पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो है वॉइस ऑफ गॉड है, भगवानों की ही आवाज है। देयर आर 4 वेदास, यहाँ पे कुल मिला के जो है 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में बताना है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, पुराना है, गायत्री मंत्र और भगवानों को बुलाने के, इन्वोक द गॉड, इस चीज के इसमें मंत्र मिलेंगे। अब यहाँ पे ये मंडल और श्लोक, ये मंत्र कितने हैं ये याद ना रहे तो गायब कर सकते हो तुम इस लाइन को। तो इसमें कुल मिला के इस वेद के अंदर बता रखा है कि भगवान एक ही है, और जो स्कॉलर्स है, स्कॉलर होते हैं विद्वान लोग, सियाणे लोग, तो वो इसको अलग अलग नामों से पुकारते रहते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद के अंदर जो है कर्म को मेन बताया गया, जो हम काम करते हैं उसके बारे में मेन बताया गया। इसमें जो है यज्ञ वगैरह के, हवन पूजा के मंत्र है वो सारे के सारे 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद में देखो, सामवेद जो है सारे गा मा, ऐसी जो ट्यूनिंग ट्यूनिंग बना के मंत्रों को बना रखा है, बस इसमें और कुछ खास नहीं मिलेगा तुमको। वही चीज है, अब इस वेद के उठा के इसमें घुसेड़ दिए और जो है इसमें भगवानों की पूजा करने की, जैसे प्रार्थनाएं होती है ना, वो प्रार्थनाएं सारी की सारी सामवेद से ली गई है, समझ लो तुम। अथर्ववेद, ये वेद सभी सभी चीजों का ज्ञाता है, इसको इससे तुम मैथ्स पूछ लो, साइंस पूछ लो, आयुर्वेद पूछ लो, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, कुछ भी पूछ लो, सारा पता है इसको। तो अथर्ववेद से मिलना भाई जाके, ये एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मंत्र है और इसमें जो है बहुत ज्ञान भरा हुआ है भाई, अल्टीमेट ज्ञान है इसके अंदर, पढ़ लेना तुम भी बैठ के, कभी टाइम मिले जिंदगी में, बाबा बनना हो तो। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुक ऑफ टाओशिंग ऑफ चाइना, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन आया था भाई यूटी में और खतरनाक है भाई क्वेश्चन भी, मेरे को ढूंढना पड़ गया क्वेश्चन का आंसर। ये था इसका जो आंसर है, ये किताब थी ताओशिंग, ताओचिंग ऑफ चाइना में। तो ये जो है ताओ टी चिंग, ये जो है इसका नाम रहेगा भाई, चाइनीज नाम है ऐसे ही है, क्या करूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिन, जिन जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, जिन जो है एक जिन का मतलब होता है जी, जिसका मतलब होता है कॉन्कुरर, यानी जीत जाना, यानी कॉन्कुरर ऑफ द सेंसेस, ठीक है, अपनी इंद्रियों को जीत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैनिज्म की टीचिंग हमको बतानी है। अभी ये जो है ना 5 महावर्त वाला मैं क्वेश्चन बता रहा था, ये सेम क्वेश्चन वही है, ये बिल्कुल से, टीचिंग ऑफ जैनिज्म। नॉन वायलेंस, अमरीसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखो यहाँ पे, नॉट हैविंग अ फीलिंग ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स एनीवन बाय माइंड डीड वर्ड इन रियल नॉन वायलेंस, आपको मन में भी नहीं सोचना हिंसा करने की या पिटाई करने की। अमरीसा देखो, सच्चाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है। अस्ते यानी कि कभी भी जो है चोरी नहीं करनी, किसी का सामान नहीं उठा भागना। वन शुड नॉट टेक और डिजायर एनीथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, वही तो होती है चोरी, जब बिना परमिशन के कुछ उठा के ले आते हैं। और अपरिग्रह, वन शुड नॉट कलेक्ट मोर थिंग्स देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा कुछ भी तुमको इकट्ठा नहीं करना। लास्ट होता है हमारा ब्रह्मचर्य, जो कि मैंने तुमको बता दिया था, अपने सेंसेस जो अपने ऊपर जो है कंट्रोल पाना, उसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है और बहुत डरावना भी है। देखो अष्टमार्ग पूछ ले, अष्टमार्ग क्या, अष्टमार्ग, तो या फिर इसको कहते हैं सभ्य भाषा में, मतलब मैं ये अष्टमार्ग क्यों कह रहा हूँ तुमको, क्योंकि इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं इसको, 8 फोल्ड पाथ, यानी कि कुल मिला के 8 तरीके हैं, अष्टमार्ग भी कहते हैं, अष्टामार्ग। तो अलग अलग नामों से जा सकते हो, लेकिन ये 8 पॉइंट है और ये 8 के 8 ऐसे कैसे आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है टास्क, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहले तो पूछा हमसे, व्हाट वर द रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के राइज का क्या रीजन था। समाज में जो है बहुत सारी ऑर्थोडॉक्सी और समाज कॉम्प्लेक्स हो चुका था, तो इसीलिए जो है महात्मा बुद्ध ने बुद्धिस्ट फिलोसफी को जो है बनाया। और उसके बाद में टीचिंग, टीचिंग ये आपको सारी टीचिंग याद करनी पड़ेगी, वही है पुरानी, मतलब ऑलमोस्ट इसके जैसी सी है, जैसी जैनिज्म की थी ना, ऑलमोस्ट इसके जैसी सी है। देख लो तुम, आसान है। अंडरस्टैंडिंग,
तुमको जो है डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए सच झूठ क्या होता है, थॉट तुम्हारे विचार, है ना। तो टेक अ रिजोल्यूशन टू स्टे अवे फ्रॉम क्राइविंग फॉर मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट, अपने अच्छे मतलब अच्छे विचार तुम्हारे मन में आने चाहिए। स्पीच तुमको प्यार से और अच्छा मीठा बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलिए, दिल का आपा खोलिए। एक्शन करने चाहिए यानी ऑलवेज डूइंग ट्रू एंड गुड डीड, हमेशा अच्छे काम करो। लिवलीहुड अच्छा तरीका अपनाओ जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए। लाइक चोरी नहीं करना, मार कुटाई करके किसी का पैसा छीनना, वो चीजें तो उसी को कह रही है अलग स्टाइल में कि लिवलीहुड, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से चलाओ, सभ्य तरीके से। एफर्ट, राइट एफर्ट, हर चीज में देखो राइट तो कॉमन है, आगे याद कर लेना तुम। राइट एफर्ट टू ट्राई टू मेक वन सेल्फ गुड एंड वर्क डिलीजेंटली टू पुट द बॉडी इन गुड कंडीशन, तो आपको जो है अच्छे एफर्ट्स लगाने हैं, मतलब अपनी बॉडी को कंडीशन में रखते हुए चलो, मतलब ऐसा नहीं है कि आलसीपने में पड़े हुए, वही चीज बता रहे हैं बस। ये माइंडफुलनेस, ऑलवेज रिमेंबर योर मिस्टेक एंड ट्राई टू एक्ट विद प्रूडेंस एंड कॉशन, हमेशा अपनी मिस्टेक को याद रखो और सावधानी से आगे बढ़ते रहो। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन टू कंसंट्रेट द माइंड, मेडिटेशन करो माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन भी थे कुछ एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं, ये जो वन वन वर्ड वाले दिख रहे हैं ना तुमको, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा था कैरेक्टरिस्टिक बता दो रिलीजन की, स्क्रिप्चर्स के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक हमको बता रखी है। एट वट एज कन्फ्यूशस गेटा सरकारी नौकरी, तो कब मिली थी उसको, 17 साल की उम्र में। भाई मतलब इनको कोई क्वेश्चन नहीं मिला यूटी में डालने के लिए, यही मिला था एक क्वेश्चन। तो देख लो तुम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कभी कभी ये। तो सरकारी नौकरी 17 साल की उम्र में लगा था, तुमको लगनी हो तो बता देना, ये इससे बात कर लेना, कन्फ्यूशस से ही लगवा देगा तुम्हारी नौकरी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिकल सोसाइटी यूरोप एंड इंडिया, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, कुछ खास क्वेश्चन हमारे बनते नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ फार्मर इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशंस कैसी थी। तो इन यूरोप देखो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर देख लो, मतलब इंडिया कह रहा हूँ, यूरोप में देख लो, इंडिया में देख लो, या किसी किसी भी देश में उठा के देख लो, फार्मर्स की हालत कभी भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे भी सेम हालत थी, यहाँ पे इंडिया वालों की भी सेम हालत थी, बस स्वैग अलग था कहने का। यहाँ पे बहुत दयनीय थी, लोगों इनको पीपल्स को जो है, जो फार्मर्स थे उनको गुलामों की तरह रखा जाता था। उनकी जो ओनर्स थे उनकी मर्जी के बिना वो अपने बच्चों की शादी तक नहीं करा सकते थे, मैरी ऑफ देयर चिल्ड्रंस विदाउट देयर परमिशन ऑफ ओनर। तो ये देख लो तुम, ऐसे हाल थे। उसके अलावा जो है फ्यूडल लॉर्ड्स को ये छोड़ के भी नहीं जा सकते, मर्जी नहीं है कि मैं छोड़ के भाग गया, नहीं नहीं जा नहीं सकता, तुम मार देंगे तेरे को। और कंडीशन कुल मिला के बहुत बेकार थी। इंडिया वालों की देख लो, इंडिया वालों की क्या कंडीशंस थी, कंडीशन ऑफ फार्मर इन इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ये कहीं आपसे जो छोटा सा है 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। चलो अब इंडिया वालों की देखो, तो इनके पास भी इनकी भी हालत वैसी ही थी। अब मेन सोर्स जो था इनकम का इनके पास, वो था स्टेट और लैंड टैक्स, नहीं किसानों का नहीं भाई, सरकार का, तुम सोच रहे हो इनका। तो उसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स की वजह से जो स्टेट ऑफिशियल्स थे वो सैलरी उनको मिलती थी, और फार्मर इन चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते थे। वो ये वैसी ही बात है जैसे हमारे पैसे से सरकार, हम टैक्स देते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, और उस टैक्स से सरकार बहुत सारे अधिकारियों को पैसा देती है, और वही पुलिस या कोई अधिकारी लोग जो है हमको परेशान कर रहे होते हैं, हमारा ही शोषण कर रहे होते हैं अलग से। तो वही सेम टू सेम प्रोसीजर था, पहले भी वही था, आज भी वही है। हाँ कुछ लोग पुलिस वाले या अधिकारी अच्छे भी होते हैं, बहुत बढ़िया भी होते हैं, बट कुछ एक ने नाम बदनाम कर रखा है उनका। वैसे पहले भी वैसा ही हाल था, कुछ बढ़िया होते थे कुछ बेकार होते थे। आफ्टर पेइंग टैक्स बर्डन एंड बुल ऑफ द प्रोड्यूस, जमींदार पीजेंट्स वर लेफ्ट वेरी लिटिल, जमींदार को बहुत सारा देने के बाद में और बाकी जो सरकार को टैक्स वैक्स देने के बाद में इनके पास कुछ खास बचता नहीं था, गरीबी ही हालत थी। अब दोनों की जो है ना यहाँ पे कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके एक बना दिया है। ये वाला याद कर लो, ऊपर वाले दोनों वैसे याद हो जाएंगे। देखो इंडिया यूरोप, इंडिया वालों के पास खुद की जमीन थी, इनके पास नहीं थी, कंगले लोग थे, सारी लैंड ओनर की जमीन हुआ करती थी वहां पे। फार्मर के पास में जो पैसा आता था वो जमींदार और सरकार को देते थे, ये लोग 1/10 देते थे चर्च को। इनके पास खुद की जमीन थी, इनके पास नहीं थी। फार्मर्स हैड ऑल्सो पेड लैंड टैक्स, इनको लैंड टैक्स देना होता था, ये इनको कोई लैंड टैक्स नहीं देना भाई, चर्च लूट के ले जा रहा है इनको, मतलब शोषण हो रहा था कुल मिला के, इधर से हो या उधर से, बस लूटा जा रहा था। अब ये देखो व्हाट इज मौसात, मौसात क्या होते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं प्यार से मानने वाले, भाई टैक्स दे दे, अरे सर माफ कर दो भाई, मैं बस लेट हो गया। एक होते हैं मैं क्यों मानूं तेरी टैक्स, तू कौन होता है मेरे से टैक्स लेने वाला, लेके दिखा टैक्स। ये वही लोग थे मौसात। ये लोग ना तो सरकार को टैक्स देते थे और ना ही जो है डिड नॉट ओबे द ऑर्डर, ना सरकार की बात मानते थे। जब सरकार इनको पीटने भेजती थी तो ये जंगलों में पहाड़ों में भाग जाते थे, और राजा पकड़ के दिखा मुन्ना, तो भाग के फिर से वापिस आके फिर से खेती करी, फिर से भाग गए, ऐसा चलता था, और इनको कहा जाता था मौसात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाउ वाज द लाइफ ऑफ कलर्जी इन मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी में कलर्जी की लाइफस्टाइल कैसी थी। सीधी बात कह सकते हो कुछ शब्दों में कि भाई वो बड़ा अमीर था, उसके पास सब कुछ था, ब्यूटीफुल पैलेस, वो मतलब महंगे महंगे कपड़े, हीरे जवाहरात, घोड़े, बहुत सारी जमीन का मालिक था, वो बहुत सारा कुछ था उसके पास में। अब यहाँ पे पूरा कुल मिला के देखो, ये क्वेश्चन 5 नंबर के आसपास ही आएगा, छोटा नहीं बन सकता क्वेश्चन का आंसर। अभी इतना बड़ा आंसर भी नहीं लिखना तुमको, कहीं सोचो भाई इतना बड़ा लिखना, भाई मर गए हम तो, 2 पेज में भी नहीं आएगा ये तो। देखो एक्चुअली में तुमको कुछ तो याद रहेगा, इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े लिख रखे हैं आंसर, ताकि कुछ याद रह जाए, वही बहुत है तुम्हारे लिए। 5 नंबर के में कम से कम तुमको 7 से 8 लाइनें लिखनी रहती है। अब वो देख लो तुम किस हिसाब से लिखोगे। मेन मेन बातें करोगे तो तुम 5-6 लाइनों में भी निपटा सकते हो, बट मेन बातें मेरे को पता है तुम करोगे नहीं वहां पे जाके, और तुम अपना कुछ कुछ ढूंढते रहोगे इधर उधर से तुक्का मार मार के। तो मेन तो बात यही है कि मतलब अमीर लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको जो है ये लोग पैसे दिया करते थे। फिर हमने यहाँ पे बात करी है कि गांव में चर्च कैसे होता था, वहाँ पे जो है लोकल व्यक्ति को जो है चर्च में कलर्जी बना दिया जाता था, फिर वो पैसा आता था वो बड़े चर्च के पास आता था। मतलब मस्त जिंदगी बड़े वालों की थी, छोटे वाले चर्च में जो कलर्जी थे उनकी कोई खास इज्जत नहीं थी। और बहुत सारे तो ऐसे आरामी भी थे जो कि सेल कर देते थे गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल चर्च के यानी कि जो गांव वाले लोग थे ना, लोकल लोग, वो लोग गरीबी से बचने के लिए जो है मतलब जो चर्च में जो सोना चांदी जो चढ़ा के जाते थे लोग, उसको दान कर मतलब बेच दिया करते थे। और मेन जो सीन था ना चर्च में, उनका जो पादरी लोग थे कलर्जी, उनके बिना कोई भी बर्थ मैरिज और डेथ के जो ओकेजन्स थे ना कह सकते हो, वो कंप्लीट नहीं होते थे। तो ये मेन हमारा कंक्लूजन ये हमारी चीज, हमारा जो आंसर रहेगा। यहाँ पे बैसा भी जो वर्ड है वो यूज किया जाता था इनके लिए। वट वर द मीन ऑफ एंटरटेनमेंट इन मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी में टाइम पास के लिए क्या करते थे वो लोग जो है कुछ त्यौहार मनाते थे। ईस्टर नाम का त्यौहार होता था जिस टाइम पे स्पेशल डिशेज उनकी बनाई जाती थी और मजे लेते थे, डांस करते, म्यूजिक मास फिस्ट वगैरह भी चलता था। लोग आर्चरी करते थे इंग्लैंड के अंदर, कुछ लोग जो है स्पोर्ट्स स्केटिंग का स्पोर्ट भी करते थे। बहुत सारे अलग अलग एंटरटेनमेंट के साधन थे, मच्छी पकड़ना वगैरह। हु वाज नाइट, तुमने घोड़े पे भाला लेके भागते हुए एक सैनिक को देखा है जो सामने से आ रहा है और आके आर पार और उसके पास हर प्रकार का फुल्ली लोडेड आर्मर लोडेड जो योद्धा होता है उसको हम नाइट कहते हैं। तो द नाइट यूज टू कीप शील्ड लैंसेट एंड स्पीयर एक्स नाइफ एंड अ क्लब। ही वॉज अ माउंटेड वॉरियर हु प्लेड अ डिसेसिव रोल इन द वार। ये एक पूरा हथियारबंद फुल्ली लोडेड योद्धा होता था और युद्ध में मर जाना इसकी ब्रेवरी का साइन होता था। वट वर द मीन ऑफ एंटरटेनमेंट इन मेडिवल इंडियन सोसाइटी। इंडिया वाले लोग कैसे टाइम पास करते थे। म्यूजिक, डांस, हंटिंग, रेसलिंग, एनिमल फाइट, चेस, ये सब चीजें थी। और उसके साथ में बच गए हमारे इतने सारे फेस्टिवल। भाई एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट है। अगर ये देख लो तुम आज के टाइम पे, अगर हम फेस्टिवलों के नाम पे छुट्टी करने लग गए ना, तुम पूरा साल घर ही बैठे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, इतने फेस्टिवल है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइज एंड कन्फ्लिक्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन है प्यारा सा, क्रिश्चियनिटी किसने फाउंड करी थी। जीसस क्राइस्ट ने। ये तो सबको पता होगा, वैसे भी अंग्रेजों की सुन सुन के पक गए होगे तुम। वो टी वाला जो सिंबल होता है उसको एक आदमी को गाड़ दिया था यार, ऐसे वो वाला है ये जीसस क्राइस्ट। हु फाउंडेड इस्लाम, हजरत मोहम्मद ने इसको फाउंड करा था इस्लाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें आया सैंपल पेपर में 2022 के, और कर लेना इसको, ठीक है। कम से कम 3 पॉइंट कर लेना, ज्यादा बड़ा नहीं करना, 3 नंबर के आसपास ही आएगा, ज्यादा बड़े की उम्मीदें मत करना। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। देखो इनके बीच में, अरे ये 3 कहाँ से आ गया यार, ये 2 आएगा यहाँ पे। बस 2 की बजाय भी ऐसे लिखेंगे, अच्छा लगेगा, रुको हटा देता हूँ इन तीनों को। तो बोथ बोथ लिखेंगे हम, बोथ, ठीक है ना, बोथ लिखेंगे, बोथ बढ़िया लगता है। तो बोथ बिलीव दैट द सोल हैज वन बर्थ वन एंड आफ्टर डेथ इज गो टू इटर्नल हेल और हेवन। सब दोनों के दोनों ये मानते हैं कि एक ही जन्म होता है, और इसमें जो है जन्म के बाद मतलब मृत्यु के बाद में तो हम स्वर्ग जाते हैं नरक जाते हैं, दोनों का यही मानना है। उसके बाद में दोनों का यही मानना है कि भाई संसार एक दिन खत्म हो जाएगा और स्वर्ग और नरक में इसके बंटवारे होंगे, तो ये भी मानते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात, मैं ही सही हूँ, सारे पागल हैं इस दुनिया में, बाकी तो वही बात इनकी है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अल्टीमेट ट्रूथ मानते हैं और बाकी कुछ नहीं है। गॉड कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू देयर पाथ। उनके ही रास्ते से तुम गॉड से जा सकते हो, दूसरे वाला तो फुद्दू है वहां पे। गॉड लिव्स इन हेवन, और सब ये लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं तो कि उस भगवान हमेशा स्वर्ग में रहते हैं। हु वर खलीफ्स, खलीफा कौन थे। खलीफ्स क्या हुआ, देखो हजरत मोहम्मद मर गया, मरने के बाद में क्या हुआ, अब इस जो इस्लाम था इसका प्रचार करेगा कौन। तो इसके लिए जो है खलीफा बनाए गए, 4 खलीफा, पवित्र खलीफा बनाए गए, सक्सेसर इन टर्न। उनका बस एक ही काम था, इस्लाम धर्म को स्प्रेड करना, बस, और कुछ नहीं था, ये मेन नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड क्रिश्चियंस कमिट क्रूसेड। क्रिश्चियंस लोगों ने क्रूसेड क्यों करे। हुआ क्या, जेरूसलम जो उनकी जगह थी वहां पे जो है
जो मुसलमान लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया और उसके बाद में जो है लोगों को तंग किया गया, शोषण किया गया, मारा गया, पीटा गया एंड मर्ड, उनके घरों में मिट्टी फेंकी जाती, जो फालतू बोलता है उसको मार दिया जाता। ऐसे मतलब बुरा हाल, कत्लेआम मचा दिया गया इस्लाम के लोगों की तरह, और जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्जन भी कराया गया। इन सारे पंगों की वजह से जो है मुस्लिम्स के जो मतलब कह सकते हो जो तंग करा उनके लोगों को, अंग्रेजों को, तो उसकी वजह से उन्होंने लड़ाई कर दी। उस लड़ाई को क्रूसेड कहा गया। क्रिश्चियंस ने इस वजह से क्रूसेड किए थे, क्योंकि भाई अपने लोगों को मरता कौन देखेगा, वही बात थी। तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटिज्म में क्या फर्क है। हुआ क्या, टाइम के साथ में लोगों की भावनाएं बदलती चली गई और जो पोप था, जो क्लर्जी था, वो बड़ा हरामी होता चला गया। तो रोम के अंदर सीन बदलते चले गए, रोम के अंदर दो हिस्से बन गए इसके। तो कुछ लोग तो क्या मानते थे, बाइबल को मानते थे, पवित्र बाइबल जो कि जीसस क्राइस्ट की थी, तो उसको तो सब पवित्र मानते ही मानते थे। तो ये लोग जो है रोमन कैथोलिक, ये पोप को भी पवित्र मानते थे। इन लोगों के अनुसार बाइबल तो पवित्र थी, पोप से कुछ लेना देना नहीं था। इनके लिए पोप जरूरी था, इनके लिए पोप जरूरी नहीं था। इनके अनुसार पोप इनके ही तरीके से, पोप के तरीके से हम भगवान तक मिलेंगे, इनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, बस फोन नंबर हमारे पास में जेब में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी है, कुल मिला के 2 नंबर का पर्सन ज्यादा बड़ा नहीं है। 3 में भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर देखो, फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया, भारत पर विदेशी आक्रमण। बहुत सारे राजाओं ने अपनी जो है जान गंवा दी भाई देश को बचाने के लिए, और कुल मिला के फिर भी बचा नहीं पाए थे। देखो, व्हाट वर द मोटिव बिहाइंड मोहम्मद गजनवी अटैक ऑन इंडिया। मोहम्मद गजनवी भारत पे बार बार हमले करता रहा जब तक मर नहीं गया। तो इसके पीछे क्या कारण थे, क्या मोटिव थे उसके? 3 मोटिव थे। उसको इस्लाम भारत में फैलाना था, भारत की संपत्ति लूटनी थी, और अपने इलाके में यानी मुसलमानी मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो फेमस होना चाहता था, कि क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे कब्जा करा, अटैक करे, और उसके बाद वो मुस्लिम को स्प्रेड नहीं कर पाए थे इंडिया में। तो ये सोच रहा था कि मैं अटैक करूंगा तो मैं इसको स्प्रेड करूंगा और मुसलमान मेरी इज्जत करने लगेंगे बहुत ज्यादा ही। तो वो चक्कर में था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, ध्यान रखना। When and between whom did the battle of तराइन take place? तराइन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ये टाइम आपको याद करना पड़ेगा। 1191, अगले साल दूसरी लड़ाई 92 में। 2 राजा थे, राजा मतलब देखो, लड़ाई में 3 चीजें बतानी होती है। लड़ाई की डेट कब हुई, राजा कौन थे, 2 की लड़ाई होगी ना, अकेला थोड़ी ना लड़ेगा अपने आप से, पता लगे अपने आप में खंजर घुसेड़ रहा है, वो काम नहीं है। लड़ाई में 2 राजा होते हैं, दोनों के नाम, और कौन सा जीता कौन सा हारा, बस वो बताना, फालतू बकवास नहीं करनी उधर। 1191 में लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बहादुरी दिखाई और मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई। मोहम्मद गोरी लड़ाई हार गया और भाग गया जान बचा के। उसके बाद अगले साल वापस आया, दूसरी लड़ाई हुई, और दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। बहादुरी से लड़ा लेकिन नहीं बचा पाया, और फाइनली दिल्ली मोहम्मद गोरी के कब्जे में आ गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। पानीपत की पहली लड़ाई का वर्णन कीजिए। मैंने वही बताया, जो 3 चीजें आपको बतानी है। डेट, पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 21 अप्रैल को हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब ये जो इब्राहिम लोदी था, ये दिल्ली सल्तनत का राजा था, बाबर जो है फरगना का राजा था। इन दोनों की लड़ाई हुई, इब्राहिम लोदी नकली राजा निकला और ये मर गया, और बाबर जीत गया। जीतने के बाद में इसने दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। कहानी खत्म, यही बताना है बस। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। मेंशन द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द नादिर शाह ऑन द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों पर जो एट्रोसिटीज थे, जो अत्याचार थे नादिर शाह ने किए, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। दुख भरी कहानी है भाई, क्या हुआ था। नादिर शाह एक ईरानियन इन्वेडर था, ईरान का आक्रमणकारी था। उसने जो है मतलब मुगल जैसे कमजोर होने लगे तो 1739 में भारत पे हमला कर दिया, मुगलों के ऊपर हमला कर दिया बेसिकली। मोहम्मद शाह मुगलों का राजा था उस टाइम पे, और उसने जो है एक लड़ाई लड़ी करनाल में, लेकिन लड़ाई में जीत नहीं पाया। दिल्ली उसके हाथों में चली गई नादिर शाह के, और वहां पे कत्लेआम मचा दिया। किसी के ऊपर दया नहीं दिखाई, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल सबको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। 3 दिनों तक दिल्ली में बहुत हत्याएं की गई, सरेआम हत्याएं होती रही। और 3 दिनों के अंदर उन्होंने लोकल पीपल से 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। जो उस समय 2-2 रुपए 1-1 रुपए रखते थे ना लोग, वो उतने कर करके 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। बाद में जो है ये जाते टाइम अपने साथ कोहिनूर हीरा और पीकोर थ्रोन, जो कि मुगलों का जो है सिंहासन था, कहते हैं ये 1000 किलो सोने का बना हुआ था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे वो अलग से। मैंने मतलब पढ़ा था कहीं पे, तो पता नहीं फैक्ट वालों ने मेरे को चूना लगाया या असली में था, जो भी था भाई, इतना सुना है तो बता दिया तुमको। तो ऐसा जो है मामला था, और इस सारे को उठा के अपने साथ भाग गया अपने घर। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। राइट एन आर्टिकल ऑन द डिमोलिशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर का डिमोलिशन कैसे हुआ उसके बारे में आपको वर्णन करना है। हुआ क्या, मोहम्मद गजनवी, ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट आया था भाई गजनी है कि गजनवी है। देखो,
कंफ्यूज नहीं होना है। गजनी जो है ये गजनी है, ये देख लो गजनी, ये है गजनवी। अब ये जो गजनवी है ना, ये उसका नाम है, गजनी उसका शहर है जहां पे से वो आया था, ठीक है ना, समझ गए। तो अब गलती तो नहीं करोगे, गजनी बहुत सारे मोहम्मद गजनी लिख देते हो उसको जाके तो गजनी नहीं है वो, महमूद गजनवी है, और गजनी उसका शहर है बस वो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, मोहम्मद गजनवी ने अटैक करा सोमनाथ के मंदिर में, गुजरात में वो मंदिर है सोमनाथ का टेम्पल जो था, तो उस पर अटैक करा। अटैक, अब हिंदू वो जो है ना बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत सारी श्रद्धा थी हिंदुओं की, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ने से रोका। 3 दिनों तक लड़ाइयां हुई, बहुत सारे लोगों मौत के घाट उतार दिया, और फाइनली मोहम्मद गजनवी उस मंदिर तक जा पहुंचा। वहां पे जाते ही उसने लॉर्ड सोमनाथ की जो मूर्ति थी, आइडल थी, उसको मेष गदा से जो है तोड़ दिया, और उसके बाद में वहां से जो सारा पैसा मिला उसको ऊंटों पर लाद कर अपने साथ ले गया। ये प्रोबेबली 3 नंबर का है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 5 नंबर में उम्मीदें मत करना। अब यहाँ पे पूरी स्टोरी सी बतानी है, आसान है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो तुम, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया, जो विदेशी आक्रमण हुए उसका क्या असर पड़ा भारत पे, वो बताना है। 5 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट, 3 नंबर में आएगा 3 पॉइंट। अब देखो पहला असर, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, क्योंकि सारे के सारे अरब और तुर्क सारे के सारे मुसलमान थे, तो उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया इंडिया में, बहुत हद तक उन्होंने कोशिश करी, उनके साथ बहुत सारे उलेमा मौलवी आए, तो उनके चक्कर में लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, तो सबको दिख रहा भाई, इतने सारी जान चली गई और बहुत सारा संपत्ति लूट के उनके देश में पहुंचती गई, है ना। बहुत सारे लोग, अब तुम पिछले चैप्टर में मतलब पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ रहे थे यार कि कैसे लूटा गया, कैसे जनता को मारा गया, वो सारी चीजें हुई, पंगे हुए। बैड पॉलिसी ऑफ वार, और इससे ये पता लगा कि भारत वालों को लड़ना नहीं आता, लड़ने में जान बहुत थी लेकिन भाई लड़ना नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था एक्चुअल में, भारत के लोग जो है भारत में वाले हाथी ले रहे थे, और तुर्क वाले आते थे घोड़ों पे सवार होके, और हाथी घूमता और तब तक पूरा राजा घूम जाता वहां पे, तो वो चक्कर था, और जिसकी वजह से पता लगा इंडिया वालों को लड़ना नहीं आ रहा सही से, उनकी सेना अच्छे से डिवाइडेड नहीं थी, इंडिया वालों की पॉलिसी उस समय बहुत बेकार थी। ब्लो टू आर्ट एंड लिटरेचर, बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज को आग लगा दी गई, किताबों को जला दिया, बहुत तबाही मचाई गई, और ये इसी की वजह से बहुत सारा ब्लो हुआ आर्ट में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्क पावर इन इंडिया, और उसके बाद में तुर्क पावर एस्टेब्लिश हुई। देखो यहाँ पे बताते हैं कि तुर्क पावर जो है इंडिया में तुर्क इन्वेजन के साथ में आई। दिस वाज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑफ तुर्क इन्वेजन, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। बहुत सारे हिस्से जो है गोरी ने कब्जा लिए थे उस समय, तराइन की दूसरी लड़ाई में, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर आगे बढ़ता बढ़ता चला गया, तबाही मचाता चला गया। बस यही सब बताना आपको इसमें, ठीक है। अगला चैप्टर आ जाओ तुम, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यही वाला, पहले वाला। मेंशन द पॉजिटिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म ऑन द कंट्रीज ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं वो लोग, क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं वो बताता हूँ। ये तो पूछेंगे पॉजिटिव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट तो पूछेंगे आपसे, लेकिन पूछेंगे ऑफ कंट्री इंडिया, ज्यादातर चांसेस है इंडिया के पूछेंगे, मतलब ऑफ कंट्री इंडिया, या फिर यूरोप की पूछ ले, एशिया अफ्रीका, सबका सेम हाल था। अच्छे पॉइंट भी सेम थे, नेगेटिव भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। एक पॉइंट बता दूंगा कौन सा है, वो बदल देना है आपको, वो नहीं लिखना है। अब यहाँ पे कम से कम आपको 3-3 पॉइंट दोनों साइड लिखना है, 3 इधर दोनों साइड में कम से कम 3, 4 लिखो, 4 से 4 भी लिख सकते हो, 5 से 5 भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। एक साइड 5 लिख दो, एक साइड 4 लिख दो, मतलब कम से कम इतना लिखना है। 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटे की उम्मीदें मत करना तुम इसकी, ठीक है। चलो देखो पॉजिटिव फैक्ट देखो तुम, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बिगेन टू अवेलेबल ऑल द कंट्रीज एट अफोर्डेबल प्राइस। सभी देशों में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ना जो यूरोप में, उसकी वजह से सभी देशों में सामान, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो बहुत सस्ते में मिलने लग गए, बढ़िया हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन जो है पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराई गई, और जिससे उनको नया पॉलिटिकल सिस्टम समझने का मौका मिला। कैपिटलिस्ट ऑफ द इंपेरियलिस्ट कंट्री सेट अप द न्यू इंडस्ट्रीज इन द कॉलोनीज टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब जो ये जो अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने जो कॉलोनीज बना रखी थी, उनके अंदर जो बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई, जिसकी वजह से इन कॉलोनीज के लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, काम मिल गया, काम धंधा। इंपेरियलिस्ट कंट्रीज बिल्ड मोर एंड मोर रोड्स एंड लेड रेलवे ट्रैक्स टू इंक्रीज ट्रेड इन देयर कॉलोनीज। इन्होंने सड़कें बनाई, रेलवे ट्रैक बनाए, ताकि जो है ये लोग अपना जो ट्रेड कर पाए अच्छे से, और इससे क्या हुआ, कुल मिला के जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कॉलोनीज के अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। आफ्टर मेकिंग मोर कॉलोनीज इन एशिया अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज बिकम मच वेल्दी। और बहुत सारा जो है ऐसे कॉलोनीज बनाने की वजह से ये यूरोपियन कंट्रीज बहुत अमीर हो गई थी। ये पॉइंट यूरोप वालों में लिखना है, सिर्फ यूरोप वालों को फायदा हुआ उसका, हमको नहीं हुआ। अगर इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया की हम ये बात कर सकते हैं कि भाई उनको, भारत के लोगों को जो है यूरोपियन कॉलोनी बनने की वजह से सस्ते रेटों में सामान मिलने लग गया, नया पॉलिटिकल सिस्टम समझने को मिल गया हमको। उसके बाद में हमको जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने पैसा लगाया, सड़कें ट्रैक बने, वो सारी सुविधा
सुविधाएं हमको मिलती चली गई। अब डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखो क्या क्या बर्बादियां हुई इसकी वजह से। गुड मेड्स इन देयर इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्टेड कंट्रीज विच डेस्ट्रॉयड देयर इंडस्ट्रीज। जो लोकल लोग थे, जो छोटे मोटे काम धंधे कर रहे थे, सबका काम धंधा ठस कर दिया इन्होंने। उसके बाद में जो है इंपीरियलिस्ट कंट्री एक्सप्लॉइटेड फार्मर ऑफ देयर कॉलोनीज। किसानों का वहाँ पे शोषण किया गया, बहुत बुरे हाल में उनको रखा गया। कॉलोनीज के जो लोग थे, वो किसान थे, जो वो गरीब होते चले गए। पीपल ऑफ द इंपीरियलिस्ट कंट्री कंसिस्टेड देमसेल्व्स सिविलाइज्ड। और ये खतरनाक सी बात थी, जो यूरोपियन लोग थे वो अपने आप को सिविलाइज्ड समझते थे, और जो कॉलोनीज के लोग थे उनको इन्फीरियर समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था। द पीपल ऑफ द कॉलोनीज वर नॉट इवन ऑफर्ड हाई पोजीशन। उनको ऊंचे जो है पदों पर नौकरियां भी नहीं मिलती थी। क्रिश्चियन प्रीचर्स इन इम्पेरियलिस्ट बिगन टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ कॉलोनी टू क्रिश्चियनिटी। और लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कराना इन्होंने शुरू कर दिया था। धर्म मतलब जो पादरी वगैरह लोग थे ना, वो इनके साथ हाथ बुला के लाते थे ये लोग, और धर्म बदलवा रहे थे कॉलोनीज के लोगों का। अब हमको डिफरेंस बताना है इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म में। बहुत ही आसान सा है। देखो कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, जब एक पावरफुल कंट्री एक गरीब कंट्री में जाती है और उस पर कब्जा कर लेती है, अपने कब्जे में उसको ले लेती है, और उसके साथ वो ट्रेड करती है और सारी चीजें करती है, उसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। उस शब्द को थोड़ा सभ्य करते हुए टाइम बदल गया था, इंपीरियलिज्म नाम दिया गया। सेम बात ऐसी बिल्कुल ऑलमोस्ट। इसमें बस ये फर्क है कि इसमें जो है जबरदस्ती है ना, ऑथोरिटी बाय फोर्स ओवर अ वीक एंड बैकवर्ड कंट्री। किसी कमजोर देश पे जबरदस्ती सेना भेज के कब्जा किया जाता। काम इसमें भी था। इसमें हम कह नहीं रहे कि हम पीट पीट के कब्जा कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं सीधे सीधे कि हम मानते हैं हमने कब्जा करा है, वो भी पीट पीट के करा है। तो ये बस दोनों में यही फर्क था, इसमें मान रहे थे, इसमें नहीं मान रहे थे। तो हर तरीके से उस पर कब्जा किया जाता देश पे, और इसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। इसमें भी सेम हाल है, इसमें भी सेम हाल है, कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिया कहने को, कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तुम सबको पता होगा क्या हुआ। सेकंड हाफ हुआ था 18th सेंचुरी का, और उस टाइम पे अमेरिका, ये क्या होता है, यूरोपियन देशों के अंदर बहुत सारे चेंजेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हो गई, और मशीनों से बहुत सारा सामान हाथ बनने लगा, जिसकी वजह से हाथों वालों का जो है इज्जत नहीं बची। अब उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे उनके बर्बाद होने के पीछे क्या कारण थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा पड़ेगी उम्मीद मत करना। अब यहाँ पे जो है मेन कारण देखो, यहाँ पे जो है एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से सामान फैक्ट्री में बहुत ज्यादा बन रहा था, लार्ज क्वांटिटी में, बढ़िया भी होता था, सस्ता भी होता था, तो महंगा कौन खरीदेगा, उसकी वजह से पंगे हो गए। दूसरा, मैन्युफैक्चर्ड गुड बाय इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रीच द मार्केट ऑफ इंग्लैंड एंड यूरोप, मैनी रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन देम। अब जैसे ही भारत वाले जो हाथ से सामान बना के भेजते हैं उधर के देशों में, पहले जाता था जब तक हम कॉलोनी नहीं थे। अब कॉलोनी बनने के बाद में उन्होंने जो है वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, और जिसकी वजह से हमारा सामान बिकना वहां पे बंद हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते, और कुल मिला के हमारा सामान नहीं बिका और फैक्ट्रियां बंद हो गई। तीसरा, भारत में आ गए, भारत पे कब्जा किया। भारत के जो राजा लोग थे, सबसे ज्यादा पैसा तो वही देते थे। मतलब तुमने एक कपड़ा बनाया, वो राजा ने खुश हो गए, तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा नहीं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, ऐसा कुछ होता था। मतलब जो भी था बढ़िया पैसा उधर से आता था। इन्होंने सारे राजाओं को ही मार डाला, तो बचा कौन, ये अंग्रेज बच गए, अंग्रेज खरीदते नहीं थे, तो कुल मिला के इन्होंने अपना काम धंधा छोड़ना पड़ गया और बर्बाद हो गए ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियन वेल्थ। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया से जो भारत का पैसा वो कैसे गया, कैसे बर्बाद हुआ, निकला बाहर, तो उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। हुआ क्या, अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में जो है इंग्लैंड में वो पैसा भेजते रहे, अलग अलग तरीके अपनाते हुए। वहाँ की जो सेना थी, मिलिट्री सिविल ऑफिसर्स थे, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते थे, और सारा पैसा वो जो है अपने देश ले जाके फूक देते थे, और सारा फायदा उनका। उसके अलावा एक एस्टिमेट से आप इससे आइडिया लगा सकते हो, 1758 से 1765, यानी कि सिर्फ 7 साल के अंदर जो है ना 60 लाख पाउंड जो है इंग्लैंड जा चुका था भारत के पैसे से। तो देख लो तुम कितना लूटा गया भारत को। उसके बाद में जो है इंडस्ट्रीज वाले जो ट्रेड कर रहे थे, उससे जो प्रॉफिट आ रहा था वो तो वैसे जा ही रहा था अलग से, और लूट लूट के उड़ ले जा रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। मतलब इसका इंडिया को तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था ना, तो इसीलिए हम इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखो, मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि रीजंस बता दो, रिवॉल्यूशन के पीछे क्या कारण थे। लोगों के जो है, राजाओं के, किसानों के, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गई थी, तो लोग नाराज थे बहुत सारे उनसे। उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसी लाए वो बहुत बेकार बेकार वाहियात पॉलिसियां थी, लोग और गुस्सा हुए। इंडियन सोल्जर्स के साथ में जो है भेदभाव किया जाता, इंडियंस वालों की इज्जत नहीं थी, ऐसे तुच्छ समझते हुए उनको ऐसे कबाड़े वाली जगह पे रखते, खाने पीने का बढ़िया नहीं देते, उससे लोग और तंग हो गए।
और उसके बाद में जो है यहाँ पे भारत में क्रिश्चियनिटी का जो है फैलाव करने लगे, क्रिश्चियनिटी को जो है प्रोपोगेट करने लगे, यानी धर्म परिवर्तन वगैरह वो चीज़ें हुई। उसके अलावा जो है पैसा इंग्लैंड जा रहा, लोगों को पता लगा, सारे कुल मिला के जो है पंगे हुए और 1857 में सबने सलाह मिला के क्रांति कर दी, जो कि आगे पीछे हो गई लेकिन कर दी। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी। ये तो सबको पता होगा, दिल्ली, लखनऊ वाला, मतलब कुछ कुछ नाम याद रखने हैं, इतने सारे नामों में से 2 4 5 नाम याद कर लेना। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, रेवाड़ी, झज्जर, बल्लभगढ़, पटना, ऐसे अलग अलग जगह पे रिवॉल्यूशंस हुए थे। वट वॉज द रोल ऑफ आजाद हिंद फौज इन द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के नाम पे हम कहते तो है कि महात्मा गांधी ने हमको इंडिपेंडेंस दिलाई थी, लेकिन भाई असली रोल था आजाद हिंद फौज का, जो कि अंग्रेज उससे डर गए थे कहीं ना कहीं। अब पंगा क्या हुआ देखो, आजाद हिंद फौज जब भारत में एंट्री हुई तो भारत में सीधी सीधी लड़ाइयाँ होने लगी, पूरे देश में अशांति फैल चुकी थी, और सबसे ज्यादा जो दंगे हुए वो आर्मी के अंदर हुए। तलवार नाम का एक जहाज था, और वहां पे 1946 में सोल्जर्स ने जो है हड़ताल कर दी, नारे लगाए गए, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाते चले गए। और उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज पूरे देश में फैलती चली गई, उसकी जो लहर थी वो फैल गई, और लहर आई और अंग्रेज लहर में डूब के मर गए और भागना पड़ गया बेचारों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड इंडियन पीजेंट स्टार्टेड इंडिगो मूवमेंट। इंडिगो मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी, हुआ क्या, यू बंगाल के जो लोग थे, बंगाल में था सिर्फ ये मामला, तो बंगाल के जो लोग थे, अंग्रेजों ने नील की खेती, इंडिगो होता है नील, एक कलर होता है, तो उसकी खेती जबरदस्ती कराई, जिसकी वजह से इन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे, मर्चेंट्स थे, वो जो है उनका शोषण कर रहे थे बहुत ज्यादा गंदा वाला, और उसकी वजह से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। नील हो अंग्रेजी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ में इन्होंने रिवोल्ट किया था। इसमें महात्मा गांधी भी गया था, मतलब शायद 12th क्लास में एक चैप्टर है इंडिगो नाम से इंग्लिश में, तो उस चैप्टर में जो है आपको पूरा समझने को मिलेगी ये कहानी, कैसे क्या हुआ था, कैसे गांधी ने कैसे तकलीफें सही, और उसके बाद से ही गांधी फेमस हुआ था, पहले कोई नहीं जानता था गांधी को इतना खासा। वाई डिड द कामागाटा मारू इंसिडेंट हैपन, कामागाटा मारू घटना क्यों हुई थी, इसके बारे में हमको बताना है। हुआ क्या था सीन देखो, गदर पार्टी ये सोच रही थी, एक तोसा मारू जहाज भेजा था, और इस जहाज में जो है ना हथियार लाने का प्लान था कि इंडिया में हथियार लाओ, जो क्रांतिकारी लोग थे, पैट्रियोट लोग थे, देशभक्त थे, तो हथियार लाने के चक्कर में थे कि हाँ हथियार आएंगे और उसके बाद अंग्रेजों को ठा ठा करेंगे। लेकिन क्या हुआ सीन, पंगे उल्टे हो गए, अंग्रेजों को पता लग गया, अंग्रेजों ने पकड़ के ठोक दिया, उनको बेचारों को जेल में बंद कर दिया, बहुत सारों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के चलते बाद में पता लगा कनाडा वाली सरकार को, तो कैनेडियन सरकार ने उनके ऊपर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए बेफालतू में कि हम तुमको घुसने नहीं देंगे। अब एक बाबा गुरुदीत सिंह थे, जो कि बहुत अमीर थे सिंगापुर में, उन्होंने 350 लोगों को लेके कामागाटा मारू जहाज में बैठ के कनाडा के लिए निकल लिए। ये वही इंसिडेंट है, यही जहाज का नाम है। अब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उनको उतरने की इजाजत नहीं दी, वहां पे लैंड होने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बोले हम जाएं कहाँ, हम इंडिया चलेंगे, हमारे देश में। कलकत्ता पोर्ट पे पहुंचे तो अंग्रेजों को पता था भाई ऐसा ऐसा पंगा हो रहा है, तो उसके बाद में उन्होंने जबरदस्ती उनको पंजाब भेजने की कोशिश करी, लोग माने नहीं, तो उन्होंने जो है उनके ऊपर फायरिंग, ओपन फायर कर दी, और जिसकी वजह से गोलियों में बहुत सारे लोग मारे गए। और इसी घटना को पूरे को कहते हैं कामागाटो मारू घटना। और उसके बाद भारत वाले लोग गुस्सा ठोक डालो भाई अंग्रेजों को। और फिर भी गांधी बोलता था प्यार से समझा लो भाई उनको, भाई लोग कैसे समझा देंगे तुम खुद ही सोचो। चलो ये देखो, डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन योर ओन वर्ड्स, असहयोग आंदोलन को अपने शब्दों में बयां कर दो। हुआ क्या था, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, और उसके बाद में गांधी ने प्लान किया हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। और उससे पहले जो है कांड हो चुके थे, रोल टैक्ट हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका था, बहुत सारे लोगों पे सरेआम गोलियां चलाई जा रही थी। तो क्या हुआ, गांधी ने अपने मेडल और अवार्ड जो थे, केसर हिंद की उपाधि, सारा कुछ सरकार को उल्टा कर दिया। उसके बाद जो बहुत सारे पैट्रियोट थे, पैट्रियोट होते हैं देशभगत, तो उन्होंने भी अपने टाइटल वाइटल सब उल्टा दिए, सरकार को पकड़ो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चों ने स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, सब कुछ चीजों का बॉयकॉट होने लगा, और फाइनली खादी को एडॉप्ट किया गया। चरखा इस समय पॉपुलर हो चुका था, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे फुद्दू मान रहे हैं, बड़े बड़े सारे नेता को पकड़े, जेल में ढूस दिया। ढूसने के बाद में क्या हुआ, पंगे होने लगे, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाने लगी, और फाइनली 1922 के अंदर एक चोरा चोरी नाम की जगह गोरखपुर में आए, उत्तर प्रदेश में, वहां पे एक कांड हो गया। लोगों ने गुस्से में पुलिस थाने को और वहां के सारे लोगों को फूंक डाला जिंदा ही। तो सारे अंग्रेज थे यार, अंग्रेजों से नफरत थी तो भून डाला। उसके बाद गांधी बोला ऐसे नहीं चलेगा, हम तो बोल रहे थे हम सिर्फ समर्थन नहीं करेंगे, हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, हमें उनको जिंदा नहीं जलाना। अब इतनी सी बात को लेके ये पूरा सस्पेंड हो गया, पूरा कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर देखो एक्चुअली तो मेरे को ऐसा लगता नहीं होता ना, लोग वैसे ही भून डालते भाई अंग्रेजों को, पूरे देश में कत्लेआम मच रहा होता, और शायद अंग्रेज जल चुके होते बहुत सारे तो, और भाग भी जाते क्या पता। वही काम बाद में हुआ यार, आजाद हिंद फौज आई, बस क्या कह सकते हैं ना। चलो अगले चैप्टर पे आओ, 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद देश के 50 साल।
ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है सबको पता हो गए। तो भारत का जो है इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जब खत्म हुई तो भारत में जो है हर प्रकार का क्राइसिस आया, पंगे होने लगे, हर मतलब सारी चीजें, सूखा पड़ गया, कमजोरी आ गई, देश एक बुरे दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान में जो है चीप और एडवांस सीड्स लाए गए, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में। अब यहीं पे क्यों कराई गई? क्योंकि यहीं पे सबसे बढ़िया जमीन थी इंडिया की, तो यहीं पे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई टेस्टिंग के लिए, और इससे रिजल्ट अच्छा आया। इससे जो है पैदावार 1970 आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मतलब मज़ा आ गया फिर तो। और इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं जिसको हम। तो मतलब कुल मिला के पैदावार बढ़ाने का एक मिशन था, जिसके तहत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी दी थी किसानों को, सस्ते लोन दिए और बहुत सारे कर्जे माफ करे गए, बहुत पंगे हुए। हाउ वर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया? अब देखो, आज़ाद हुआ देश और उसके बाद में जो है दो यूनियंस बनने थे, पाकिस्तान में कौन जाएगा, इंडिया में। तो इंडियन यूनियन में बहुत सारे लोग आने थे, ऑब्वियस सी बात थी। तो इंडिया के साथ जो लोग आए, जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स आए, जो राजाओं की रियासतें थी वो आई, तो उसके बाद में मिला के इंडियन यूनियन हो गया बहुत बड़ा। अब इनको टेंशन हो रही भाई, इतने बड़े यूनियन को एक सरकार संभालेगी कैसे? तो इन्होंने प्लान किया हम प्रोविंस बनाएंगे, जैसे पहले वाले राजा लोग करते थे ना। दूसरे चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, मैंने बताया भी था इसी वीडियो के अंदर दूसरे चैप्टर में, कि वो प्रोविंस बना देते थे ताकि वो अपनी जो कंट्रोल है वो ईजी कर पाए। तो ऐसे इन्होंने भी प्लान किया हम भी प्रोविंस बनाएंगे, लेकिन हम उसको नाम रखेंगे स्टेट। ठीक है, क्या नाम रखेंगे? स्टेट। तो स्टेट को जो है स्टेट नाम ऐसे पड़ गया, और उसके बाद में जो है अब प्लान किया गया कि भाई बनेगा कैसे। तो इन्होंने एक SRC बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया सरकार की तरफ से 1953 में। और कुल मिला के प्लान ये था, भाषा और जियोग्राफी के आधार पे जो है देश, इनके जो है स्टेट्स के नाम बनाए जाए, और कितने बंटवारे होंगे वो देखा जाएगा फिर पूरा। तो ये रिपोर्ट आई फाइनली 1956 में नवंबर में, और इनके हिसाब से 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ये वैसा ही था जैसे कि जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, है ना। तो और तमिलनाडु में तेलुगु बोलते हैं, या अलग अलग रीजन्स में, मतलब लैंग्वेजिस्टिक नाम से ही उनके रिगार्डिंग उनका नाम दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार रिपीट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ये। व्हाई डिड इंदिरा गांधी इम्पोज एमरजेंसी इन 1975? पंगा क्या हुआ, देश के अंदर बहुत आपातकाल पड़ गया। 1971 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उस टाइम पे जो है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, फिर बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। मतलब कुल मिला के क्रिएशन का मतलब है, पहले पाकिस्तान था उसका नाम, तो बांग्लादेश रखा गया था नाम। तो उसकी वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, पॉवर्टी, बड़े पंगे हुए, और कुल मिला के सारे सवाल उठने लगे सरकार के ऊपर, सरकार तू कर क्या रही है। तो पूरे देश में नेशनल वाइड स्ट्राइक हुई, स्टूडेंट मूवमेंट हुई, और कुल मिला के फाइनली हुआ क्या, 1974 आते आते सरकार से बहुत सारे लोग गुस्सा हो चुके थे, पब्लिक गुस्सा थी। इलाहाबाद कोर्ट ने बोल दिया कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने इलेक्शंस में धोखा दिया है। सारे पंगे होने के बाद में इंदिरा गांधी को लगा मेरी पावर जाने वाली है, उसने 25 जून 1975 को अपनी पावर बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। यहीं तक बताना वैसे, लेकिन आपातकाल लगने के बाद बड़े पंगे हुए। उसने सारे जो फालतू फुदक रहा था ना, सबको पकड़ पकड़ के मरवाना शुरू कर दिया, जेल में ढूंसना शुरू कर दिया। तो फिर बाद में प्रेशर बना, 2 साल के बाद फिर इनको हटाना पड़ा था। दंगे हुए बहुत गंदे वाले, बहुत गंदा कांड हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना इंडिया का। तो इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके प्रेसिडेंट बनाए गए इस असेंबली के पूरी के। 22 कमेटियां बनी इसके अंदर, मतलब ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए लोगों के, सबका अपना अपना काम था कि तू ये करेगा वो करेगा। हम जानते हैं खासतौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, है ना। तो उन्होंने जो है 7 मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा काम था एक ड्राफ्ट बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा क्या रहेगा। 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949। इसको पूरे को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लग गया। लेकिन भाई बनते ही कौन लॉन्च कर देगा, तो कुल मिला के 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया गया। अब बोलोगे इसी तारीख को ऐसा कौन सा जादू मंत्र फूका पड़ा था? तो इस टाइम पे पहला नेशनल फ्लैग फहराया गया था 1930 के आसपास में। तो उस वजह से जो है ये मूवमेंट इतना सा थोड़ा सा आगे सटका के, और बोले कि चल उस टाइम पे वो सभ्य दिन है, अच्छा दिन है, मौके का दिन है, रेस्पेक्टेड दिन है, तो उस दिन करेंगे हम इसको। तो फाइनली 26 जनवरी को झंडा फहरा दिया गया। तो ये थे आपके टोटल कंप्लीट। मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट समझा भी दिए हैं कि कैसे लिखना है। अब सारी एक एक लाइन पढ़ के नहीं समझाई, बट मेजोरिटी को समझ में आ गया होगा भाई कैसे करना है, क्या क्या लिखना है। अब ये क्वेश्चंस में से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ रहे कि भाई संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुमको वैसे भी याद नहीं आने वाला। तो इसी हिसाब से छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता, बट जो
दो नंबर के, 3 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं मिलने वाले तुमको। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इनको अच्छे से समझ लेना क्वेश्चंस को, ठीक है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो आंसर्स कुछ है कि आपको बड़े लग सकते हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता अब उसके मामले में, क्योंकि ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता मैं उनको, है ना। ज़्यादा छोटा करूंगा तो जो मुद्दे की बात है वही छूट जाएगी। तो इसीलिए चलो वीडियो खत्म करते हैं। और अब बताओ भाई, किस किस ने वीडियो लास्ट तक देखी है, कमेंट करके जाओ जिसने लास्ट तक देखी है। और समझ में आया हो तो बता देना भाई, समझ में आ गया या कोई डाउट बचा हुआ है अभी बता दो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।